Morning class 11 students. Today we will be starting a new chapter. This is the fourth chapter, Landscape of the Soul. Our wonderful old tale is about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzi to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind the screen so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. "Look, sir," said the painter, "in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit." The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. The inside is splendid, beyond anything words can convey. "Please let me show your majesty the way." The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in the world. Here is the story about a painter जो एम्परर जो थे उनने टांग एम्परर जो थे ज़ोंगसे ने उनसे कहा कि आप एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप पेंट करें जो कि मैं अपने पैलेस वॉल पे महल की दीवार पे लगाऊं। और ये जो पेंटर थे वो दाओजी एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाते थे और ऐसा लगता था जैसे कि वो उसमें पूरी तरह से उनके इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स जो हैंगे वो उन्होंने उस पेंटिंग में डाल दिए हैं। बिल्कुल जीवित सी लगती थी कि बिल्कुल जैसे सब कुछ वैसा हमारे सामने ही है। तो जब उनको एम्परर ने बोला कि आप ऐसी पेंटिंग का बनाएं जो कि बहुत सुंदर हो तो मैं उसको महल की दीवार पे लगाऊंगा, तो इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप बनाया जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वाटरफॉल्स थे, बादल ऐसा लग रहा था आसमान में उड़ रहे होंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, ठीक, और फॉरेस्ट जंगल भी बने हुए थे उसमें। बहुत ही सुंदर थी वो पेंटिंग और उनने जो इस पेंटिंग को जो है वो छुपा के पीछे रखा हुआ था कि केवल एम्परर ही उसको देख पाए। और फिर जो है इन्होंने पेंटर उसको लेके आए, क्लैप्ड हिज हैंड्स इन द एंट्रेंस टू द केव ओपन। उन्होंने जहाँ बनाई थी पीछे वहाँ पर वो खुली। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। बहुत सुंदर, स्प्लेंडेड, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि शब्दों में हम इसको बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा चलिए जहाँ पर वो लेके गए पेंटर उनको, राजा एम्परर को, वहाँ उन्होंने दे दिखाई। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। वो बंद हो गया जहाँ से वो रास्ते से अंदर आए थे। और जो पेंटिंग थी वो भी वैनिश हो गई, वहाँ से गायब हो गई। और जो पेंटर था उस पेंटर को उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। उसके जितने ब्रशेज एंड कलर्स एंड एवरीथिंग विच वर लाइंग ओवर देयर विच ही यूज्ड टू मेक दैट लैंडस्केप बनाने में जिसको आवश्यकता थी, वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया और पेंटर भी नहीं दिखा उस दिन के बाद। Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Beyond it, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast the story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from our native Flanders
that are find most representative of Western painting. तो इस प्रकार की जो स्टोरीज थी वो चाइना में जो है वो बड़ी फेमस थी। कि कहने का वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो पेंटर, जो भी पेंटर जो थे, जब वो किसी भी चीज़ को पेंट करते थे इतना ज़्यादा वो उसमें खो जाते थे कि ऐसा लगता था जैसे उस पेंटिंग ने उनको अपने पास खींच लिया है, इस तरह से। जैसे ये इन्होंने लैंडस्केप बनाया था, इतना खूबसूरत था, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, घने जंगल, ऐसा लगा जैसे कि घने जंगल में उन सब में वो कहीं खो गए पेंटर, क्योंकि उसके बाद उन्होंने किसी ने देखा भी नहीं था। और ऐसे एक और स्टोरी जो है वो ये है कि एक पेंटर जो थे उन्होंने एक ड्रैगन बनाया और उसमें उन्होंने जो है वो बड़ा खूबसूरत, बिल्कुल जैसे कि एकदम उड़ी जाएगा। तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसकी एक आँख नहीं बनाई, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। उसकी ड्रॉ द आई ऑफ द ड्रैगन, उसकी आँख नहीं बनाई। इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो इतनी ऐसी लगती थी बिल्कुल जीवित पेंटिंग्स कि अगर मैंने ये बनाई तो ये ड्रैगन जो है ये उड़ जाना इसमें। तो इस फियर से, इस डर से, इस भय से उन्होंने बनाया। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम नेटिव Flanders that I must most representative of Western painting. In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzray fell in love with a painter's daughter. एक blacksmith जो था वो एक पेंटर की डॉटर से उसको fell in love with her. The father would not accept the son-in-law in such a profession. उसको बिल्कुल बड़ा इंसल्टिंग लगा उस जो लड़की जो थी, कि उसके जो फादर जो था कि ये ब्लैकस्मिथ से मेरे को तो बड़ी शर्म आएगी बताने में भी किसी को, और ये कोई प्रोफेशन होता है, ये कोई इनका व्यवसाय है। सो क्विंटन sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what has happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. बहुत पूरी मतलब उस समय के जो थे जितने भी पेंटर्स थे उन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी फेमस ये। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. A perfect realistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. ये चाइनीज स्टोरी जो है उसमें जैसे मैंने बताया कि चाइना में ये बड़ा भय था, बड़ा मतलब इस टाइप से कि ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है जो एम्परर था उसने कमीशन से पेंटिंग अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस बनाया। But the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way. The Dieu, a word that means both the path or the method, and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. What here the writer is saying कि एक तो ऐसी बातें सुनी जाती थी, दूसरा कि जो आर्टिस्ट जो भी पेंटिंग बनाते थे ऐसा लगता था जैसे कि वो बिल्कुल जीवित है, सामने है, मतलब वो अपने सारे इमोशंस, अपना टैलेंट, उनका जो कुछ भी था सब उसमें डाल देते थे, पूरी तरीके से उसमें उड़ेल देते थे। तो और फिर लगता था जैसे उनके पास कुछ है नहीं, वो भी उसमें समा गए हैं, वो भी ख़त्म हो गए हैं। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as with a Western figurative painting. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one and you can enter it from any point, then travel in it. तो भाई उसने पेंटिंग ही तो बनाई है, जो उसको बोला तो उसने बनाई, लेकिन वो इतने अपने आप को उसमें खो गया कि ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग ने उसको
खींच लिया. This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time, which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting. Participation which is physical as well as mental. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. उसके दिमाग में एंटर करो, क्या चल रहा है, किस तरह से उसने अपने जज्बातों को, अपने हुनर को जो है उस पर कैनवस पे उतारा है. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. This concept is expressed as sun shui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the diverse view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven. ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे vertically heaven तक ही पहुंचना है. Stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth. Fluid, moist and cool. The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of dualism. What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayama, breath in, retain, breath out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. Yoga के ज़रिए जो है, we can feel it. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white, unpainted space in Chinese landscape. Landscape में क्या क्या था? Forest, waterfalls, हाँ, थे ना? घना जंगल था, पानी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसके बीच में से रास्ते जा रहे होंगे, ये सब था ना लैंडस्केप में? जी. This is also where man finds a fundamental role. In that space between heaven and earth, he becomes the conduct of communication between both poles of the universe. His presence is essential, even if it is only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is, in Franco Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art was gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. कि आप जो है बाहर दर्शाई हुई आर्ट के ज़रिए, पेंटिंग के ज़रिए, कि उस पेंटिंग ने चूँकि पेंटर ने इस तरह से बनाई है, उसने अपने पूरे जज्बातों को उसमें उड़ेल दिया है, तो आप जो है उस बाय सीइंग आउटसाइड यू कैन स्टडी द इनसाइड ऑफ द आर्टिस्ट, पेंटर जो बना रहा है, जिसने बनाया. Around the time Dubuffet was propounding his concept in India,
An untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. आप देखिए पत्थरों को भी किस तरीके से ठोक के और छेड़ी हथौड़ी से उसको शेप दे देते, कितना खूबसूरत उसको तराश देते हैं, अलग अलग शेप्स दे देते हैं उसको। तो ये सिर्फ जो है ये पत्थर को तोड़ना कितना मुश्किल है और वो भी उसको एक बहुत ही खूबसूरत सा शेप देना। Its 80-year-old creator, director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. The 15th issue at Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. जो उसने एनिवर्सरी की जो था इशू जो निकला था उसके कवर पे वुमेन बाय द वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत। द नोशन ऑफ आर्ट रूट और रॉ आर्ट वॉज अ वर्क्स दैट वेर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक influences anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. Something Nek Chand has taken to design heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dreams. अपने ख्वाबों को एक जीता जागता रूप देना, कैसे? पेंटिंग के जरिए। तो ये नेक चंद जो थे उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने जज्बातों को जो है एक रूप दिया था। The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. नेक चंद को जो है स्विस कमीशन की तरफ से जो है अलग अलग ये उसको ऑनर किया गया, सम्मान से नवाजा गया था उनको। द 5-month interactive show realism of nature beginning October will be held at leading museums in Switzerland। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उनके जो काम जो किए थे उन्होंने, उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया, बनाया गया, उसको जो है बाहर के देशों में रिकग्निशन मिला और उनको मान सम्मान जो है और उनके बनाए हुए को स्विट्ज़रलैंड में जो म्यूज़ियम में उसमें स्थान दिया गया। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेक चंद सेज। एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है when you see people appreciating, enjoying, watching the art which you have made। किसी भी रूप में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो लैंडस्केप या उसको कैनवस पे उतारें, आर्ट तो किसी भी तरह से हो सकती है। पत्थर को तराशना कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप देखिए नेक चंद ने, उसने कितने सारे जो है ये काम उसके द्वारा जो बनाया गया था उसको अप्रिशिएट किया गया। फिर वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी खुशी तब मिलती, ठीक है ये उसको अवार्ड्स मिले, उसको ऑनर मिला स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम के जो है म्यूज़ियम्स में, वहाँ पर फ्रांस में, इटली में उसके बनाए हुए को जगह मिली, लेकिन जो है उससे ज़्यादा उसने बोला कि इतनी खुशी होती है, वो इन सबसे बड़ा इनाम ये है कि जब लोग और बच्चे मेरे बनाए हुए क्रिएशन को देखते हैं, खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, तो उनको देख के जो मुझे खुशी होती है, चैलेंज आई फील वेरी हैप्पी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नेक चंद सेज। नाउ वी डू दी क्वेश्चन आंसर्स।
contrast the Chinese view of art with European view with examples. जो हमने बोला है कि पहले तो बताइए कि जैसे इसमें what the artist, the painter is trying to say, what is he trying to explain. अलग अलग जो है जैसे चाइनीज़ जो थी वो उनकी क्या वहाँ पर ऐसी धारणा थी या क्या उनका विचार होता था कि अगर हमने जैसे आपने बताया पहले कि उन्होंने लैंडस्केप बनाया था, फिर उन्होंने जो है बर्ड का एग्जाम्पल दिया है ना, ड्रैगन का, कि उसकी आइज़ जो है अगर बनाई कंप्लीट नहीं कर रहा था आर्टिस्ट उसको, है ना, कि अगर मैंने ये बनाई तो वो उड़ जाना है उसको। और इधर क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही बताया एम्परर को लेके आए कि देखिए लैंडस्केप जो आपने मेरे को जैसा हुक्म दिया था वैसे मैंने बड़ा सुंदर सा बनाया है, आपके पैलेस की वॉल पे लगाया जा सके, महल की दीवार पे लगाया जा सके। और वो पीछे रखा हुआ था, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट पैरा में जो है द एम्परर admired the wonderful scene discovering the master has hidden his work behind the screen so only the emperor would see it। कि एम्परर ही जो है उसको देखें और बताएं। जो एम्परर ने क्या देखा था उसमें बताइए। एम्परर ने उसमें देखा डिस्कवर फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, हाई माउंटेन्स, क्लाउड्स, बादल जो है आसमान में ऐसे इमेंस क्लाउड्स जो हैं, ये बड़ा खूबसूरत दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे हम बिल्कुल नेचर के बीच में खड़े हैं, प्रकृति के साथ में खड़े हैं, प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। सो हियर लाइज द ब्यूटी, हियर लाइज द टैलेंट, कि अपने आप को पूरी तरीके से हम जो भी क्रिएशन कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उसमें पूरी तरह से खो जाना। और जब हम ये करते हैं तो ऐसे बिल्कुल नेचुरल टच आ जाता है उस चीज़ में, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सचमुच में हम वहीं खड़े हुए हैं, हम उसी बीच में खड़े हैं। अब यहाँ तो लैंडस्केप था, सारी नेचर से आपकी चीज़ें, बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें दर्शाई जा रही थी और एम्परर बहुत खुश हो गए थे। और फिर क्या हुआ कि पेंटर जो है वो ऐसा पता लगा जैसे कि लैंडस्केप ने उसको अपने अंदर ले लिया, खींच लिया अपनी तरफ, है ना। क्या बचा? कुछ नहीं बचा था। ना तो उस पेंटर को किसी ने देखा उस दिन के बाद से, उसके जितने ब्रशेस, कैनवास, एवरीथिंग सब डिसअपीयर हो गया, सब गायब हो गया। और क्या रहा? वो पेंटिंग ने, ऐसा लगा जैसे इस पेंटिंग ने उसको अपने साथ खींच लिया। तो खींचा नहीं है, मतलब ये है कि पूरी तरीके से जैसे उसमें खो जाता, आप अपने पूरे जज्बातों को ऐसा आपने उसको बना दिया, ऐसा एक जीवित रूप दे दिया, सचमुच वाला एकदम, जैसे सचमुच में हम वहीं खड़े हैं। फिर दूसरा ड्रैगन में क्या था कि उसमें उन्होंने ड्रैगन की आँख नहीं बनाई, कंप्लीट थी वो, लेकिन उन्होंने उसकी ड्रैगन की आँख नहीं बनाई। Why? Contrast the story another famous one about a painter who could not draw the eye of a dragon. He had painted. Why? He thought the dragon will fly away. That was the reason. For fear it would fly out of the painting. ये पेंटिंग से बाहर ही चला जाना इसको ड्रैगन का, अगर मैंने कंप्लीट कर दिया तो, ठीक है ना। सो ये जो था इनमें कॉन्ट्रास्ट है कि मतलब, लेकिन ये तो है कि दोनों केसेस में कि पेंटिंग जो है ये पेंटर का, उसकी जो है आप उसका काबिलियत देखिए, उसका हुनर देखिए कि किस प्रकार से वो कोई भी पेंटिंग, चाहे आप देखिए नेकचंद जो थे बाद में, वो किस तरह से उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उनकी चंडीगढ़ में लगी हुई हैं, स्टोन कार्विंग होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है, कहीं भी गलत हथौड़ी पड़ गई, फिनिश्ड। सो ये क्या है, एक आर्टिस्ट की कड़ी मेहनत है, और उस कड़ी मेहनत को नो डाउट ही गॉट ऑनर, उसके बनाए हुए जो हैंगे वो आपके बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नेचर ने कहा वो खुशी मिली मुझे जब मैं लोगों को, बच्चों को देखता हूँ, एंड दे अप्रिशिएट इट, दे एंजॉय, दे अप्रिशिएट, वो खुशी जो है किसी भी प्रकार की धन दौलत सब ऑनर वो है, ये संदेह है, नो डाउट है, लेकिन दूसरा जब उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, खुश हो रहा है,
उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। मेंटली आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मेरी मेहनत जो मैंने करी वो रिवॉर्ड आई एम गेटिंग नाउ व्हेन पीपल आर अप्रिशिएटिंग, चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ज़्यादा मेरे लिए वेटेज था या वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उसने मुझे ज़्यादा खुशी दी। ऑनर मिला मुझे, ठीक है, मुझे मान सम्मान मिला, मेरे लगाए हुए जो है म्यूज़ियम में लगे हुए हैं, एक बहुत बड़ी बात है। आपकी स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, उन्होंने बताया इटली, सब जगहों पे लगे म्यूज़ियम में, लेकिन उससे ज़्यादा जो है मुझे खुशी तब मिली जबकि मेरे द्वारा बनाए हुआ वो बच्चे उसको इंजॉय कर रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ में बता रहे हैं वो वहाँ पर है। Its 80-year-old creative director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. भारत के जो हैंगे सबसे बड़े जो हैंगे वो The 50th issue Spring 2005 of Raw Vision, our UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nek Chand and his rock carving sculpture. वहाँ सारे ऐसे ही मिलेंगे तराशे हुए। Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. The notion of art, brute or raw art, was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. ऐसे raw state कच्चा जैसे होता है ना, वो उस टाइप से पड़ा हुआ है, जिसको कि एक शेप एंड साइज नहीं दिया हुआ है। Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car to be material for a work of art. ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे कई बार होते हैं ना कि वेस्ट से भी हम क्रिएशन कर सकते हैं। You can make best things out of the waste which are now useless. जो बेकार पड़ी हुई हैं चीज़ें, अब पत्थर से तराश के पत्थर तो पड़े ही रहते हैं, हर कोई तो उसको तराशने नहीं बैठेगा, उनके लिए तो यूजलेस है। बीच रास्ते में पड़ा है तो और पैसे हटा देंगे। नो वन नोज कि उसमें कोई ऐसा कलाकार होगा जो उसको भी एक खूबसूरत रूप दे दे, उसको तराश दे, उसको शेप दे दे। टिन टू सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार, तो ये ना समझना कि बेकार चीज़ें जो है वो बिल्कुल यूजलेस है। आपके लिए, हमारे लिए यूजलेस हो सकती हैं, लेकिन शायद जो है यू नेवर नो, कोई ऐसा होगा जो उस चीज़ को भी यूटिलाइज कर लेगा, उसको भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेगा। Nek Chand has taken to heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dreams. अपने ख्वाबों को जीवित कर देना, किसके द्वारा? अपनी कला के द्वारा, अपनी आर्ट के द्वारा, जो नेक चंद ने किया। What is saying? Make when he lives his dreams. उन ख्वाबों को जीना जो हमने सोचा, हमने देखा, उनको हमने जिया, हमने उनको एक रूप दिया। The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. तो इस तरह से जो है नेक चंद को जो है उनके काम के लिए जो है बहुत रिकॉग्निशन मिला, ऑनर। ओके, hope the chapter is clear. Now the question answer we have started. Explain the concept of Shan Shui. What they are saying. जैसे कि ये थी कि चाइना में जो था कि गाय बुलाते हैं ये, अगर उनको बिल्कुल ही देखो कि नेचुरल लुक रहता है तो ऐसा लगता है जैसे कि गाय भी बुलाना है। ये जो था उनका कंसेप्ट हुआ करता था। What do you understand by the terms outsider art and art root or raw art? कि outsider raw कच्चा वाली जो रहती है, मैंने आपको बताया जो मटीरियल यूजलेस है वो उसको जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे रहता है ना कि वेस्टेज से यू कैन मेक थिंग्स विच आर यूजफुल,
best from the waste. It's up to you how you are utilizing it. किस तरह से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। बेकार पड़ी चीज़ को ही अगर हम बढ़िया एक रूप दे दें, उसमें हमारी काबिलियत है, उसमें हमारा हुनर है, उसमें हमारा टैलेंट है। अच्छा तो सभी बढ़िया ब्रश हाथ में पकड़ के कैनवस लगा लिया, सब कर रहे हैं, लेकिन कहाँ आपका हुनर आता है जहाँ पर कि जो बेकार पड़ी हुई चीज़ें हैं उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको एक रूप दे रहे हैं, और वो जो है सबके द्वारा अप्रिशिएट किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ओके।